हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे टेंथ का बायोलॉजी का 5 वीवीआई प्रश्न, जो बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। दोस्त, अगर हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्त, कोरोना आने के कारण हमारे जितने भी कोचिंग संस्थान है सभी बंद हो चुका है। तो हम लोग का एक ही माध्यम सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई होगा। तो ऑनलाइन के माध्यम से ही हम लोग को एग्ज़ाम की तैयारी करना है। तो चलिए दोस्त, हम चलते हैं प्रश्न नंबर पहला की ओर। तो प्रश्न नंबर पहला दोस्त है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है और इस क्रिया का रासायनिक समीकरण भी दें। तो दोस्त, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से 2022 में छपने वाला है दोस्त। तो इसको जरूर याद करके जाइएगा ताकि आपको 2 नंबर क्लियर हो सके। तो चलिए इसको चलते हैं आंसर की ओर। तो दोस्त, इसका आंसर है कि सभी हरे पौधे क्लोरोफिल के माध्यम से सभी हरे पौधे क्लोरोफिल तथा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो बहुत ही आसान परिभाषा है और 2 नंबर में छपने वाला है। तो इसको याद कर लीजिएगा कि सभी हरे पौधे क्लोरोफिल तथा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और दोस्त, इसमें कहेगा इस क्रिया को रासायनिक समीकरण भी लिखें। तो देखिए 6CO2 + 12H2O। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा, क्लोरोफिल के माध्यम से होगा, क्लोरोफिल के माध्यम से। तो दोस्त, इस समीकरण बनाएगा C6H12O6, यानी इसी को कहते हैं ग्लूकोज। क्या कहते हैं? ग्लूकोज। अगर प्रश्न में एग्जाम में दे दे कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र लिखें तो दोस्त हो जाएगा C6H12O6। ये भी याद रखिएगा दोस्त, यानी हमको समीकरण याद रखना है 6CO2 + 12H2O सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल C6H12O6 + 6O2 + 12H2O। यानी अंतिम में क्या बनाएगा? जल बनाएगा और ऑक्सीजन बनाता है। यानी उत्पाद के रूप में क्या बनता है दोस्त? तो ऑक्सीजन बनता है और जल बनता है। अगर प्रश्न में पूछ देता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या निर्माण करता है, तो देखिएगा क्या निर्माण करता है? ऑक्सीजन निर्माण करता है और जल निर्माण करता है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो C6H12O6। ये भी एग्जाम में छपने वाला है दोस्त। यानी 2022 के एग्जाम में आपको पहला प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी C6H12O6। और दोस्त, जो ये वाला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्या है और इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें, ये तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 नंबर पक्का छपने वाला है, इसको आप रट के जाइएगा एग्जाम में। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं दोस्त। तो प्रश्न नंबर 2 है दोस्त कि जाइलम तथा फ्लोएम में क्या अंतर है। ये भी दोस्त जो है ये वीवीआई क्वेश्चन है दोस्त। जितना भी प्रश्न हम संग्रह किए हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्त, जाइलम तथा फ्लोएम में क्या अंतर है? ये 2 नंबर पक्का 2 नंबर आएगा दोस्त। यानी इसको दम रट के जाना है एग्जाम में। अगर ये रट के जाते हैं तो आपको बहुत ही कामगार होगा और अच्छे मार्क्स आने का आपको होगा। तो चलिए हम प्रश्न को चलते हैं कि जाइलम तथा फ्लोएम में क्या अंतर है। तो दोस्त, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। एक साइड जाइलम लिखिएगा, एक साइड फ्लोएम। तो अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपको लिखना है कि जाइलम तथा फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर इस प्रकार है। एक तरफ जाइलम लिखिएगा, एक तरफ फ्लोएम लिखिएगा। तो दोस्त जानते हैं, देखिए जाइलम की जो है, जाइलम की कोशिका जो होती है ना, वो मृत होती है। क्या होती है? मृत। यानी जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है। जाइलम की कोशिकाएं क्या होती है? मृत होती है। और फ्लोएम की कोशिकाएं क्या होती है? जीवित। तो पहला एकदम सटीक से मारिएगा कि जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है और फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। इन पहला पॉइंट याद रखिएगा कि जाइलम की कोशिकाएं मृत और फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। दोस्त देखिए, ये जो जाइलम जो है ना, ये घुलित खनिज लवणों एवं जल का स्थानांतरण करती है। यानी खनिज लवण और जल का क्या कहती है? स्थानांतरण करती है। ठीक ना दोस्त।
और देखिए ये जो जाइलम है ना, इसमें एक दिशीय परिवहन होती है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि एक दिशीय परिवहन किसमें होती है, जाइलम में कि फ्लोएम में? तो जाइलम में होती है। यानी ये क्या लेती है, तो खनिज लवण और जल का क्या करती है, स्थानांतरण करती है। और जो फ्लोएम है दोस्त, ये खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करती है। किसका करता है, केवल खाद्य पदार्थ का। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में अगर ये भी डाल सकता है कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कौन करता है, तो जाइलम फ्लोएम की दोनों की कोई नहीं, तो आपको सटीक मारना है आंसर कि फ्लोएम। कौन करता है, फ्लोएम। यानी खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करने का काम फ्लोएम का ही है। और देखिएगा खनिज लवण और जो जल है उसको स्थानांतरण करने का काम करता है जाइलम करता है। ऑब्जेक्टिव में भी छापेगा दोस्त। यानी अगर आपको सब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव खुद याद हो जाएगा दोस्त। यानी हम लोग पहला जान गए कि जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है और फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। देखिए जाइलम जो है वो घुलित खनिज लवणों का क्या करती है, स्थानांतरण करती है। यानी जाइलम घुलित खनिज लवणों एवं जल का क्या करती है, तो स्थानांतरण करती है। और फ्लोएम केवल खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करती है। और दोस्त ये भी जानिएगा कि जल एवं घुलित लवणों का बहाव ऊपर की ओर होती है। यानी कहे के मतलब है कि जाइलम नीचे से कहाँ ले जाती है, ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर। यानी इसमें जल एवं घुलित लवणों का बहाव ऊपर की ओर होती है। यानी कहना है कि जाइलम जो है एक दिशीय परिवहन होता है, नीचे से ऊपर जाती है। याद रखिएगा, जाइलम में जल एवं घुलित खनिज लवणों का बहाव कहां से कहां होती है, तो नीचे से ऊपर होती है। अब देखिए फ्लोएम में दोनों होती है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। यानी कहना कहे का अर्थ यह हुआ कि फ्लोएम में द्विदिशीय परिवहन होती है। द्विदिशीय के मतलब दो बार, एक दिशीय का मतलब एक बार। यानी जाइलम में कैसा परिवहन होती है, एक दिशीय परिवहन, और फ्लोएम में द्विदिशीय परिवहन। यानी तीसरा पॉइंट में हमको लिखना है कि जाइलम में जल एवं घुलित खनिज लवणों का बहाव क्या ना ऊपर की ओर होती है। और देखिए फ्लोएम में बहाव दोनों तरफ होती है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे होती है। तो चौथा पॉइंट अब हम लोग जानेंगे कि चौथा पॉइंट में कहा है कि इसमें खाद्य पदार्थों का परिवहन एक साथ ऊपर एवं नीचे नहीं हो सकती। यानी हम कह सकते हैं कि ये जाइलम जो है एक साथ ऊपर और नीचे नहीं जा सकती है। लेकिन देखिए दोस्त, फ्लोएम में ऊपर से नीचे दोनों बहाव एक साथ हो सकता है। यानी ऊपर से नीचे जाएगा भी और नीचे से ऊपर, यानी ऊपर से नीचे, इन दोनों हो सकता है। यानी फ्लोएम में द्विदिशीय परिवहन हुआ। तो दोस्त एग्जाम के दृष्टि से एकदम छापने वाला है, याद रखिएगा, एकदम गारंटी है कि आइबे करेगा 2022 में। जाइलम और फ्लोएम में अंतर एकदम कन्फर्म याद रखिएगा, आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 भी दोस्त, यह जितना भी मस्त क्वेश्चन है, समझात अंग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दें दोस्त। ये भी एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्त, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी एग्जाम के दृष्टि से एकदम VVI क्वेश्चन 2 नंबर में छपने वाला है। यानी एकदम रट के जाना है इसको। देखिए दोस्त, तो समझात अंग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दें। तो देखिए भिन्न भिन्न वातावरण में रहने वाले जंतुओं, भिन्न भिन्न वातावरण में रहने वाले जंतुओं के कुछ अंग ऐसे होते हैं जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से समान होते हैं। देखिए उनको संरचना उत्पत्ति समान, यानी कह सकते हैं कि विभिन्न वातावरण में रहने वाले जंतुओं के कुछ अंग ऐसे होते हैं जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से समान होते हैं, लेकिन इनके कार्य अलग अलग होते हैं। देखिए संरचना एवं उत्पत्ति एक समान और कार्य अलग अलग। याद रखिएगा, देखिए समझात अंग से क्या समझते हैं, तो संरचना एवं उत्पत्ति एक समान और उनके कार्य अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार को क्या कहते हैं, इस प्रकार के अंगों को समझात अंग कहते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में अगर पूछ देगा कि असमझात अंग से क्या समझते हैं, तो देखिए तो कहिएगा ना कि विभिन्न वातावरण में रहने वाले जंतुओं के कुछ ऐसे अंग होते हैं जिनका संरचना एवं उत्पत्ति अलग अलग, यानी कहेंगे संरचना एवं उत्पत्ति अलग अलग एवं कार्य एक समान होता है, तो उसे असमझात कहेंगे। ठीक ना, तो उसे असमझात हो जाएगा। लेकिन हमको प्रश्न में है समझात अंग से क्या समझते हैं, तो बोलिएगा कि जीवों के संरचना एवं उत्पत्ति, संरचना एवं उत्पत्ति, संरचना एवं उत्पत्ति एक समान, लेकिन इनके कार्य अलग अलग, लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार के अंगों को समझात अंग कहते हैं। जैसे में देखिए दोस्त, मेढक हो गया, ठीक ना, पक्षी हो गया, बिल्ली हो गया, मनुष्य के अग्रपादों के पाए जाने वाले अस्थियों का अवयव हो गया। जिसमें देखिए मेढक है, तब मेढक है, पक्षी हो गया, बिल्ली हो गया। इसमें अगर कुत्ता है ना, अब मनुष्य है, तो देखिएगा दोस्त कुत्ता के, देखिएगा कुत्ता के भी 4 पैर होता है और उसके भी 5 अंगुलियां होती है। अब मनुष्य के भी जो हाथ है उसमें 5 अंगुलियां होती है। लेकिन देखिए उसका उत्पत्ति और रचना जो है ना,
रचना उत्पत्ति है जो एक समान है, लेकिन देखिए वो कूदता है, चलता है वो हाथ से, अब मनुष्य उस हाथ से खाता है ना, कुछ काम भी कर लेता है। तो देखिए कार्य अलग अलग हो गया और संरचना उत्पत्ति एक समान हो गया। इन्हें हम कह सकते हैं कि जीवों में पाए जाने वाले कुछ ऐसे हैं जिनके संरचना उत्पत्ति एक समान होते हैं, लेकिन इनके कार्य अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार के अंगों को क्या कहते हैं दोस्त? तो समझौता अंग कहते हैं। तो इसको एकदम VVI क्वेश्चन में रखिएगा और एग्जाम एकदम छापने वाला है, याद रखना, एकदम गारंटी है कि आएवे करेगा 2022 में 2 नंबर एकदम कन्फर्म है कि रहेगा तो रहेगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में दोस्त ये भी VVI क्वेश्चन है, एकदम VVI है दोस्त। जितना भी लिखा रहे हैं ये टोटल VVI है, टोटल देख के जाइएगा, एग्जाम में एकदम कारगर होगा। तो चलिए आहार श्रृंखला क्या है, एक स्थलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण दें। तो दोस्त एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर से ही है दोस्त, जो ये है बहुत एग्जाम में बहुत तुरी पूछा है दोस्त। तो आहार श्रृंखला क्या है, एक स्थलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण दे। देखिए दोस्त, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पथीय प्रवाह उसमें स्थिति श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों के द्वारा होता है। जीवों की इसी श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। जिसमें देखिए इसमें कहा ना कि एक जीव है ना, तो एक जीव इसमें हो गया ना, इस तरह से एक श्रृंखला बनता है। तो ई जीव इसको खाएगा तो ई खाएगा इसको, ठीक ना, तो ई खा जाएगा इसको, यानी इस तरह से होता रहा। इसमें देखिए मान लीजिए कि घास है, ठीक है ना, तो घास है तो घास के कौन चर सकता है, जिसमें फतिंगा, ठीक ना, तब फतिंगा को कौन खा जाएगा, मेढक खा जाएगा, है ना। तब मेढक के कौन खा जाएगा, तो सांप खा जाएगा, है ना। तो सांप के कौन खा जाएगा, तो गीद खा जाएगा। यानी इस तरह से एक श्रृंखलाबद्ध है, एक तरह से कुछ है श्रृंखलाबद्ध है, यानी एक जीव दूसरे जीव को खा जाएगा। इन इस तरह से ये जो श्रृंखला बनेगा उसी को क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला। आहार माने जो भोजन होता है, और श्रृंखला का मतलब एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर करेगा। जैसे मान लीजिए इस जीव को खा गया ई वाला, ई जीव को खा जाएगा ई जीव को खा जाएगा ई, इस तरह से एक श्रृंखला बनेगा। तो इसी को क्या कहेंगे, आहार श्रृंखला कहेंगे। क्या कहेंगे, आहार श्रृंखला कहेंगे। और एक स्थलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण देखिए दे दिए, स्थलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण है जिसमें हो गया घास, तो घास ग्रास हॉपर, यानी इसी को बोलते हैं फतिंगा। देखिए फतिंगा को खा जाएगा मेढक, है ना, अब मेढक को खा जाएगा सांप, और सांप को खा जाएगा गीद, यानी इस तरह से एक आहार श्रृंखला बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आहार श्रृंखला। जिसमें देखिए कैसे बनाइएगा, जिसमें देखिए घास है ना, तो घास हो गया, अब फिर जिसमें ऐसे करिएगा, उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा ग्रास हॉपर, यानी इसी को बोलते हैं फतिंगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर फतिंगा हो जाएगा, उसके बाद यहाँ लिखिएगा मेढक, ठीक ना, उसके बाद मेढक के बाद लिखिएगा गीद, और गीद के बाद फिर लिखिएगा कोची, इस तरह से जाएगा, इस तरह से देखिएगा एक स्थलीय बना ना, इन्हें आहार श्रृंखला हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए प्रश्न नंबर आगे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 है, जल संरक्षण के क्या उपाय है। ये भी VVI क्वेश्चन है दोस्त, एकदम VVI है दोस्त। तो जल संरक्षण के क्या उपाय है, देखिए जल संरक्षण के निम्नलिखित उपाय है, ठीक ना। तो पहला है कि जल का उपाय सीमित आवश्यक साथ करना चाहिए। देखिए जल जो है हमारा सीमित है, अगर जल को हमें मैंने बेकार से उपयोग करेंगे तो देखिए हमारे भविष्य में आने वाला पीढ़ी को खतरा हो सकता है ना। तो जल का उपाय सीमित आवश्यक के साथ करना चाहिए, ठीक ना दोस्त। तो देखिए जल को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। दूसरे में लिखे अपन मन से लिख देंगे कि जल को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। वर्षा जल का कुआं या तालाब में संचित, देखिए जो वर्षा का जल जो होता है उसको हम तालाब में या कुआं में हम उसको संचित कर देंगे, ठीक ना, ताकि हमको उसको पानी वहाँ अंदर बना रहे, ठीक है। तो जल संरक्षण का क्या उपाय है, तो इसको लिख दीजिएगा 3 पॉइंट, 2 नंबर मिल जाएगा। जल संरक्षण के निम्नलिखित उपाय है, जल का उपाय सीमित आवश्यक के साथ करना चाहिए, जल को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, वर्षा जल का कुआं या तालाब में संचित रखना चाहिए। तो दोस्त इसी तरह से आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, ताकि आपको देखिए दोस्त आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और आपको कोचिंग भी बंद हो चुका है। तो एक सहारा बस YouTube ही है, और YouTube से आप पढ़िए और थोड़ा सा स्टडी घर पर भी करते रहिए ताकि अच्छा नंबर आ सके दोस्त। तो चलिए बस, थैंक्स दोस्त।